बंगाल में शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। नदिया से निकला परिवर्तन यात्रा वाला रथ। ममता बनर्जी पर बरसे जेपी नड्डा। ये माटी मानुष के नाम पर आई हुई सरकार, इन्होंने बंगाल की जनता के साथ धोखा किया और यहां आया क्या? तानाशाही। दीदी पर बंगाली और बाहरी की राजनीति करने का आरोप। ये चुनाव में बंगाली और बाहरी का नारा लगाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बंगाल की कल्चर की रक्षा बंगाल का नेतृत्व करेगा और अच्छे से करेगा, इस बात का मुझे आपको विश्वास है। क्या बंगाल में इस बार बीजेपी ला पाएगी परिवर्तन? मतलब परिवर्तन? जी, परिवर्तन। वही परिवर्तन, वही नारा जो ममता दीदी ने 10 साल पहले दिया। जी हाँ, उनका परिवर्तन दूसरा था और हमारा परिवर्तन जो है वो सुशासन का है। मिदनापुर में दीदी के भतीजे अभिषेक के हुंकार। अब की बार क्या ढह जाएगा ममता का दरबार? क्या ममता के सामने टूट जाएगी बीजेपी की दीवार? क्या रथ से मिलेगा बीजेपी को बंगाल में विजय पथ? या ममता के सामने टूट जाएगी बीजेपी की दीवार? नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में दिखाया, उसके बाद उन्हें उम्मीद है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी कमाल हो सकता है और इसीलिए बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त जो आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में मौजूद हैं। सुबह से ही अलग अलग इलाकों में उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने बीजेपी के सबसे अहम चुनावी मिशन की शुरुआत की। आज से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। परिवर्तन यात्रा का रथ बंगाल की सभी सीटों पर जाएगा। अपने भाषण में नड्डा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में इस बार परिवर्तन जरूर होगा। इससे पहले उन्होंने किसान के घर पर खाना भी खाया, मालदा में रोड शो किया और उससे पहले मंदिर में जाकर पूजा भी की। यानी कुल मिलाकर आप अगर देखें तो बीजेपी की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या परिवर्तन यात्रा के रथ से बीजेपी को बंगाल का विजय पथ मिलेगा? इस पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। रिजू दत्ता हैं टीएमसी से हमारे साथ, और अतुल अंजान हैं सीपीआई के वरिष्ठ नेता। प्रोफेसर संगीत रागी का भी हम रुख करेंगे, उनके पास भी हम चलेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन रिजू दत्ता जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। मुझे याद आ रहा है करीब 10 साल पहले का वो वक्त जब आप लोगों ने इसी तरीके से परिवर्तन की बात पश्चिम बंगाल में कही थी। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं, क्या बदला पश्चिम बंगाल में और किस परिवर्तन की बात हो रही है? देखिए, पश्चिम बंगाल में तो कुछ बदला नहीं है और इनको अगर परिवर्तन करना है तो ये पहले देश का तो परिवर्तन कर ले। 6 साल से ये लोग सरकार में हैं, ये लोग, इनके हर नेता दिल्ली से कल बंगाल आके बोलते हैं सोना का बंगाल बनाएंगे, सोनार बंगला बनाएंगे। अरे भारतवर्ष सोने का बना लेते 6 साल में, बंगाल तो उसका हिस्सा है, बंगाल भी सोने का बन जाता। और रहा बात एक रथ का, देखिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, चीजों के दाम जो रोज बढ़ रहे हैं, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम, एलपीजी के दाम, किसी का कोई जवाब इनके पास नहीं है। तो एक गाड़ी जिसको आप रथ का नाम लेके अगर आप बंगाल में घुमाएंगे तो उससे क्या परिवर्तन होने वाला है? और दूसरा चीज, अमित शाह जी के घर से 80 मिनट की दूरी पे सिंघू बॉर्डर है। अमित शाह जी, नड्डा जी, मोदी साहब कभी तो सिंघू बॉर्डर गाजीपुर नहीं गए और वो यहाँ पर 1500 किलोमीटर दूर आके किसानों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो लोग तो खाना इसलिए खा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि अब हम परिवर्तन ला देंगे पश्चिम बंगाल में, उसी के लिए सारी मिसाल दिखाई जा रही है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा मैं अतुल अंजान जी का रुख करना चाहूंगा।
अतुल अंजान जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, जब आप लोगों की वहां सरकार हुआ करती थी, वामपंथी सरकार हुआ करती थी पश्चिम बंगाल में, और जब ममता बनर्जी आई सत्ता में, तब भी यही नारा दिया गया था, परिवर्तन की बात बार बार कही गई थी। क्या बदला इन 10 सालों के आसपास में, क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, 6 साल में अगर देश में कुछ नहीं बदला, खाली नारों की खेती हुई है, तो कमोबेश वही हाल बंगाल का है। बंगाल सब तरह के दंश को झेलता रहा है और झेल रहा है, और जंगाल के अंदर अब यही हो रहा है कि जाति और धर्म की राजनीति को नए तरीके से प्रतिपादित किया जा रहा है, उछाला जा रहा है पिछले 1-1.5 साल से। 34 साल के हमारे राज्य में हम चाहे अच्छा किया बुरा किया हमें नहीं मालूम, एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था, फिर कोई दंगा हुआ नहीं। हमने एक सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने की कोशिश की थी, पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध बनाए थे। आज मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये भोजन कर रहे हो आप, ये कैसा भोजन है? ये वैसे ही भोजन है जैसे अमित शाह जी आगरा में भोजन कर रहे थे एक दलित के यहाँ, और 5 स्टार होटल से खाना आया था। आप ही टेलीविज़न के लोगों ने इस बात को, पत्रकारों ने देश के सामने बताया था और कहा था। ये जो पॉलिटिक्स है इसको छोड़ दो। और आप कह रहे पूरी, अभी आपने अखिलेश आनंद जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत मजे के साथ ये बात कहा कि पूरी ताकत झोंक दी। बिल्कुल सही मूल्यांकन है आपका, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। तो क्या होगा? 44 मीटिंग अमित शाह जी ने, भाजपा अध्यक्ष जी ने, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में की थी, और क्या निकला था उससे? हार गई थी बुरी। जबकि 7 की 7 सीटें लोकसभा की दिल्ली की उन्हीं के पास थी, लेकिन 7 एमएलए भी नहीं जीत पाए दिल्ली की विधानसभा में। तो परिवर्तन आप क्या करिए? प्रधानमंत्री ने 13 मीटिंगें की हैं बंगाल से लगे हुए झारखंड में 1 साल पहले। क्या नतीजा निकला? बुरी तरह पराजित हो गए। क्या हुआ मध्य प्रदेश में, क्या हुआ राजस्थान में? तिकड़म से सरकार बना लो ना, गोवा में बना लिया, मणिपुर में बना लिया, आपने कर्नाटक में बना लिया, और आप लोकतंत्र कर रहे हैं। काहे की परिवर्तन और काहे का लोकतंत्र? चलिए मैं जवाब देता हूं। क्या है? हाँ। आपका एमएलसी कर्नाटक में आत्महत्या कर ले रहा है, इस पर चर्चा आप नहीं करना चाहते अखिलेश जी। आपको करना चाहिए था चर्चा। आपके दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में इतनी बड़ी घटना हो गई, कर्नाटक का विधान परिषद का सभापति उसने आत्महत्या कर ली, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो इसलिए कुछ नहीं, तो आप ये कह रहे हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं अतुल अंजान, बीजेपी लड़े, एक मेरा सवाल सुन लीजिए। अरे कॉमरेड, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी पूरे डिस्कोर्स को बदल दे रही है, जो असली मुद्दे हैं उस पर से ध्यान हटाकर ये सब कुछ राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है सिर्फ ताकि चुनाव जीत जाए, परिवर्तन यात्रा का जिसे नाम दिया गया? देखिए, एक बात आपको बताएं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस देश के बीजेपी के नेता थे। ये आप हर जगह जाकर के ये क्या कर रहे हैं? ये मंदिर जाने का क्या कार्यक्रम है? मंदिर जाओ आप तो ठीक है, कोई गुरुद्वारा चला जाए तो, कोई निशान साहब लेके घूमने लग जाए तो राष्ट्र विरोधी हो जाएगा। कोई अपना नहीं, कोई सिख अगर निशान साहब ले ले तो राष्ट्र विरोधी है, कोई मस्जिद चला जाए तो विरोधी है, आप मंदिर जाए तो महान राष्ट्रभक्त हो गए। ठीक है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए, उन्हें जरा जवाब देने दीजिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपने सुना अतुल अंजान को, रिजू दत्ता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संगीत रागी भी आगे, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सुधांशु जी, ये सब कुछ प्रतीकात्मक बता रही हैं दोनों नेता, सीपीआई वाले नेता भी और टीएमसी वाले, कह रहे हैं कि ये सब कुछ वोटों की खेती के लिए कर रहे हैं आप लोग। अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं जरा प्रतीकात्मक को तथ्यात्मक बता देता हूं। आज क्या था? 42 किसान यूनियनों का चक्का जाम, और जिसका समर्थन कांग्रेस भी कर रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी कर रही थी, और ममता दीदी के बंगाल में नड्डा जी की यात्रा का या हुजूम आज चक्का जाम वाले दिन देख रहे हैं। तो पहला तो यह तथ्य हो गया कि चक्का जाम के तो परखचे उड़ गए, पूरा यथार्थ दिख गया। भाई मैं तो विपक्ष शासित राज्यों में बता रहा हूँ, दिखाओ भाई कहाँ राजस्थान में जाम था, कहाँ महाराष्ट्र में था, कहाँ तेलंगाना, कहाँ आंध्र, कहाँ तमिलनाडु, कहाँ पर केरल, जहाँ लाल झंडे वालों की सरकार है। इसलिए बहुत साफ हो गया, पहला तथ्य ये। दूसरी बात, अतुल अंजान की बहुत विद्वान व्यक्ति है, मैं बचपन से इनको सुनता आया हूँ, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से, परंतु जब कम्युनिस्ट पार्टी के लोग धर्म की राजनीति और लोकतंत्र बोलते हैं तो बड़ा विडंबनापूर्ण कष्ट होता है। इसलिए
कि अतुल जी आपने कहा मंदिर चले गए तो क्या हुआ, मैं याद दिलाना चाहता हूं पश्चिम बंगाल में 2007 में आपकी सरकार के परिवहन मंत्री थे एक मिस्टर चक्रवर्ती, केवल जाके कालीबाड़ी मंदिर में पूजा कर लिए थे, कार्रवाई हो गई उन पर पार्टी। अरे आप तो कम्युनिस्ट हैं, आप नास्तिक हैं, तो आप कैसे किसी धार्मिक कार्यक्रम में जा सकते हैं? मगर रोजा अफ्तार में जाते हुए मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को देखा, जो राहुल गांधी ने रोजा अफ्तार की पार्टी बुलाई थी और भारत तेरे टुकड़े हो ईशा अल्लाह, एक नहीं 10 कम्युनिस्ट नेता बोलते हैं, मगर जय श्री राम बोल रहे हो, धार्मिक हो गया। अरे भाई धर्म तो आपके लिए अपनी है, आपको बोलना ही नहीं चाहिए। केरल में आपकी पार्टी सबरीमाला मंदिर में बोलती है, एक तरफ अफीम कहते हैं, अब लोकतंत्र की बात कहते हैं, तो अब्दुल अजहर जैसा वरिष्ठ और विद्वान व्यक्ति दुनिया में एक कम्युनिस्ट देश बता दे जहां लोकतंत्र रहा हो। और आज जो कम्युनिस्ट देश है 3 है, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया और चाइना, कितना लोकतंत्र है। और मजेदार बात बता दूं आपको अखिलेश जी, 57 मुस्लिम देश, 6 मुस्लिम देश बताइए जहां डेमोक्रेसी हो, बोलने की स्वतंत्रता हो। और उससे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, एक मुस्लिम देश बताइए जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध ना हो, और एक कम्युनिस्ट देश बताइए जहां तो। और सुधांशु त्रिवेदी जो कह रहे हैं, जेपी नड्डा ने भी अपने संबोधन में इसका जिक्र किया। जी सुधांशु जी, जेपी नड्डा जब आप पश्चिम बंगाल पहुंचे, अतुल अंजान जी आपसे भी और रजू दत्ता जी आपसे भी ये सवाल है, उन्होंने भी, जेपी नड्डा ने भी इस बात का जिक्र किया कि जय श्री राम के नारे से इतनी नफरत क्यों? अगर कोई महापुरुष है उनका जिक्र होता है तो इसमें हाय तौबा क्यों? अतुल अंजान जी जरा पहले आप बता दीजिए, चूंकि सुधांशु त्रिवेदी आप ही से मुखातिब थे। अखिलेश आनंद जी, हमने किसी पर धर्म को मानने पर प्रतिबंध हमारी पार्टी में नहीं है। और मैं अपने छोटे भाई त्रिवेदी जी से, डॉक्टर साहब से कहना चाहता हूं, वो कई विधाओं के बहुत अच्छे जानकार है, मैं स्वयं उनको अपना हाथ दिखाना चाहता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके ही अखबार पांचजन्य में खबर छपी थी फोटो सहित कि ज्योति बसु जी की पत्नी घर में पूजा कर रही है। तो हमारे यहाँ किसी को रोक नहीं है। और आपको बताऊं, हमारे यहाँ के ही एक बंगाल के मंत्री थे, उनका नाम मुल्ला साहब। लेकिन ममता बनर्जी क्यों नाराज हो जाती हैं अतुल जी? ऐसा कुछ है नहीं अतुल जी, लेकिन ममता बनर्जी क्यों नाराज हो जाती है? चलिए मैं मान लेता हूं आपकी बात कि धर्म से कोई लेना देना चाहते। देखिए देखिए मैंने एक बात बताऊं सुधांशु जी, आप इस भारतीय, अब हमने और आपने अपना धर्म नहीं चुना और अपना जात नहीं चुनी। हम पैदा हो गए हिंदू धर्म में, आप भी पैदा हो गए, हम भी धर्म में पैदा हो गए। आप ब्राह्मण धर्म में जाति में पैदा हो गए, मैं क्षत्रिय जात में पैदा होगा। मेरे कुलगुरु कौन है जिनके पीछे आप भागे भागे घूम रहे हैं? मेरे तो कुलगुरु, मैं तो सूर्यवंशी हूं, मेरे तो भगवान रामचंद्र सूर्यवंश है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो काहे की बहस इसमें कर रहे हो? राजनीतिक बहस करो। नहीं तो ममता बनर्जी अगर नाराज हो जाती है जय श्री राम के नारे से अतुल अंजान जी, तो वो भी तो गलत है ना? फिर तो आप ये क्यों नहीं खुलकर बोल रहे हैं? देखो एक बात बताएं, जय श्री राम से कोई नाराज नहीं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वहां पर जब आप 125वीं वर्षगांठ मना रहे हो, तो वहां पर नेताजी के आदर्शों के अनुसार बात होना चाहिए था। जय हिंद करते, और अगर ममता बनर्जी नाराज होते तो हम बीजेपी के लोग जो अगर कहते तो हम बात समझ में आता। ठीक है, चलिए। नेताजी ने तो कह दिया गया। मैं रिजू दत्ता जी के पास चलता हूं। थे ना जनरल शहनवाज ढिल्लन और जनरल शहनवाज ढिल्लन और सहगल, और नेताजी का नाम गीत क्या था जानते हैं? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ये था नेताजी का संदेश। रिजू दत्ता जी, चलिए नेताजी के संदेश की बात तो होगी, लेकिन वही बात जो अभी सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे, और जेपी नड्डा भी जब आज पहुंचे तो उन्होंने अपनी रैली में इस बात का जिक्र किया परिवर्तन यात्रा के दौरान कि टीएमसी के लिए राजनीति संस्कृति से ऊपर है। अगर भगवान श्री राम हमारे महापुरुष हैं, अगर कोई जय श्री राम कहता है तो फिर उस पर आपत्ति क्यों दिक्कत? पहले अखिलेश जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि ना ही टीएमसी को ना ही ममता बनर्जी को जय श्री राम से कोई बैर है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो हमारे भी भगवान, उनके दीदी के घर में भी काली पूजा होता है, हम लोग तो दुर्गा पूजा भी मनाते हैं। पर जय श्री राम पूरे भारतवर्ष में जब हम किसी से मिलते हैं तो गले लगा के कहते हैं जय श्री राम, हम किसी का गला पकड़ के जय श्री राम नहीं कहते। और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, मैं नेताओं का बात नहीं कहूंगा, कुछ कार्यकर्ता और कुछ नेता जय श्री राम के नाम को और जय श्री राम के नारे को एक पॉलिटिकल स्लोगन बना दिया। वो जय राम। चलिए जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी जी, पॉलिटिकल स्लोगन क्यों आपने बना दिया? मुझे संगीत रागी जी के पास जाना है, लेकिन पहले जवाब दे दीजिए सुधांशु जी।
पॉलिटिकल नारा बना दिया आपने। बड़े आश्चर्य की बात है, कहे कि भारत माता की जय बोलने के लिए इसका गला पकड़ना पड़ता है। अरे जिसके राम का नाम का नारा लगाने के लिए जिसे लगे कि मेरा गला पकड़ के निकलवाया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए उसकी गति का क्या जय श्री राम पॉलिटिकल नारा नहीं बन गया? सुनिए सुनिए सुनिए, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था, कांग्रेस की 414 सीटें थी, वो कहां पहुंच गए? 44 पे। हम 2 सीटों पे थे, हम पहुंचे 303 के ऊपर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हमारी कितनी सीटें थी? 17, हम 317 पे, और वो 273 या 83 थी, वो आगे 7 पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये लगने भी लगे कि राम का नाम बोलने के लिए आपको जोर देना पड़ रहा है, ये तो सहज से निकलना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई बैर भाव। चलिए, प्रोफेसर संगीत रागी का मैं अब रुख करना चाहूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, आज से जो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बीजेपी ने की है उस पर तो मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन चूंकि श्री राम के नारे को लेकर एक वहां राजनीतिक मुद्दा बड़ा बना हुआ है पश्चिम बंगाल में, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी ने इसे वाकई में पॉलिटिकल नारा बना दिया है, या फिर तुष्टीकरण की जो राजनीति है, जो आप लोग आरोप लगाते रहे बीजेपी वाले ममता बनर्जी पर, उसकी वजह से ममता बनर्जी नाराज होती हैं? देखिए, अतुल जी ने अभी अभी कहा कि जय हिंद कहते तो ज्यादा अच्छा था, जय श्री राम क्यों कहा। मुझे लगता है कि जय हिंद और जय श्री राम दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के संपूरक हैं। और उसी बंगाल की धरती से महर्षि अरविंद ने कहा कि जब मैं कहता हूं कि भारत उठेगा, भारत जागेगा, तो इस मतलब सनातन धर्म जागेगा। जब मैं कहता हूं कि भारत का उदय होगा, इसका मतलब कि सनातन धर्म का उदय हो रहा है। तो भारत और राम, सनातन धर्म एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी तो कतई नहीं है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि वोट के लिए आप ऐसा कर रहे हैं जी, यानी कि जिस चीज को, जिस धर्म को आप खारिज करते हैं उसमें ताकत तो है। जिस आप कहते हैं कि वो अफीम है, उसकी ताकत तो है। क्या कारण है कि सोवियत यूनियन के विखंडन के पश्चात सारे अपने अपने संप्रदायों की तरफ, अपने अपने धर्मों की तरफ लौट गए। 70 साल से आपने रेजिमेंटेशन ऑफ माइंड करके भी उनको। प्रोफेसर संगीत रागी, परिवर्तन यात्रा जो आप लोगों ने नाम दिया है, पश्चिम बंगाल में आप परिवर्तन लाना क्या चाहते हैं? करीब 10 साल पहले दीदी भी इसी तरह की बात कर रही थी, परिवर्तन की बात कह रही थी, पता नहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल में क्या परिवर्तित किया नहीं किया। आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? अखिलेश जी, एक बार अपना प्रश्न रिपीट कर देंगे? जी सुधांशु जी, सुन नहीं पाया मैं आपको, दोबारा बोलिए। मुझे आवाज साफ सुनाई नहीं पड़ी, आप प्रश्न दोबारा रिपीट कर देंगे? मैं ये पूछ रहा था आपसे सुधांशु जी, मेरा सवाल ये था कि आज से 10 साल पहले अगर हम पश्चिम बंगाल में झांक कर देखें तो उस दौरान जब वामपंथी सरकार थी, ममता बनर्जी यानी दीदी आई सत्ता में, वो भी परिवर्तन की बात करके आई थी। पता नहीं पश्चिम बंगाल में क्या उन्होंने परिवर्तन लाने का काम किया नहीं किया। आप क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं पश्चिम बंगाल में? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो क्या बताया था कि जब ये देश आजाद हुआ तो 1/3 यहाँ पर इंडस्ट्रीज थी, कोलकाता उसका हब था। हम भी बचपन में पढ़ते थे, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कोलकाता। और आज स्थिति क्या हो गई? मुंबई तो छोड़िए, चेन्नई तो छोड़िए, दिल्ली तो छोड़िए, अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु से बहुत पीछे चला है। यह परिवर्तन की जरूरत। दूसरा क्या परिवर्तन है? कल कृषि मंत्री जी ने जब संसद में, राज्यसभा में बोला, से प्रश्न किया गया कि पिछली बार के मुकाबले किसान सम्मान निधि का बजट क्यों कम हो गया। तो उन्होंने कहा कई राज्यों ने किसानों के वही नहीं दिए, संख्या ही नहीं दी, तो इस कारण से जितना बजट खर्च हुआ उतना देना पड़ा। जिससे उन्होंने प्रमुख उदाहरण बताया, सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल, 75 लाख किसान, हमारा अनुमान है वहां 75 लाख 80 लाख जो होंगे वो ऐड होते उन तक पहुंच जाए। मुझे लगता है मुझे इस पर पहले एक जवाब लेना चाहिए रिजू दत्ता जी से, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं सुधांशु जी, हाँ जल्दी बोलिए। हाँ, एक बात और तीसरा कि भारतीय राष्ट्रवाद की जनक वंदे मातरम और जनगण मन दोनों जिस धरती से आए, प्रथम भारत की प्रथम निर्वाचित सरकार सुभाष चंद्र बोस जी की जिस धरती से बनी, उस धरती के ऊपर अब ऐसे तत्व जो कहे कि मुझे वंदे मातरम नहीं बोलना है,
क्योंकि मेरी दीन में मदालखत है, मुझे भारत माता की जय नहीं बोलना है, उस चंगुल से भी बंगाल को मुक्त करके उसको वास्तविक स्वाभाविक सहज संस्कृति की ओर ले जाना। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चुनाव ड्यूटी के दौरान काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को एक तरह से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अपने काम के दौरान अगर किसी ने राजनीति की तो कानून उन्हें छोड़ेगा नहीं। I make a simple demand. Let us have violence-free elections, fair elections, fearless elections. And mind you, I am sending a message to the public servants. Don't ignore my message. If you play politics, you are not allowed to do that. Your conduct doesn't allow you to do that. If you play politics while being public servants, you are committing a crime. And never think that you are smart and wise enough for others not to see through your game. It is exposed even much before you contemplate. The long arm of law will not spare you. If I have a duty under the Constitution to preserve, protect and defend Constitution, it is my duty to ensure that long arm of law does reach them. Thank you so much. और चर्चा के लिए मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जुड़े हुए हैं, राज्यसभा सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। रिजू दत्ता हैं, टीएमसी के नेता। अतुल अंजान, सीपीआई के वरिष्ठ नेता। और प्रोफेसर संगीत रागी भी मेरे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। रिजू दत्ता जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा और जो जगदीप धनखड़ का बयान था उसी से जुड़ा मेरा सवाल है। अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, राज्यपाल को इस तरीके से ताकीद करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, राज्यपाल का जो चेयर होता है वो एक संवैधानिक चेयर होता है, पर लास्ट 6 महीनों से सिर्फ हम लोग बंगाल में नहीं, पूरा देश ये देख रहा है कि राज्यपाल जी कैसे अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि अभी समय आ गया कि राजभवन के बाहर एक बड़ा सा बीजेपी का झंडा भी हम लोग लगा दें, तो उसमें सुविधा होगा काम करने में शायद। और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, इस पर आप जरा जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मुद्दों पर आऊंगा। ये तो यहां तक कह रहे रिजू दत्ता कि गवर्नर हाउस के बाहर बीजेपी का झंडा लगा दिया जाए। देखिए, जो संवैधानिक व्यवस्था की बात रिजू दत्ता जी कह रहे हैं, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल वो राज्य है जो कहते हैं केंद्रीय एजेंसी को यहाँ काम नहीं करने देंगे। अरे आईएएस आईपीएस अफसर संविधान की शपथ के अनुसार कार्य करते हैं। किसी आईपीएस अफसर से सवाल करने के लिए केंद्रीय एजेंसी आएगी और ममता जी एज चीफ मिनिस्टर जाकर वहां धरने पे बैठ जाएंगी। और जो मुख्यमंत्री एलानिया पब्लिक मीटिंग में ये मंच से कहती हो कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया, मैंने तो फोन लिया ही नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी का फोन कॉल बैक नहीं करती। आप खुद समझ सकते हैं कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में उनकी कितनी आस्था है। इसलिए ये हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। अतुल अंजान जी, ऐसा है क्या? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं अखिलेश आनंद जी, एक तो आपके दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं और आपसे भी कहना चाहता हूं कि खाली बंगाल की चर्चा आपके टीवी पर क्यों होती है? अरे केरल की भी तो कीजिए, उसके भी तो चुनाव बंगाल के साथ होंगे। चूंकि बीजेपी का वहां कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए आप बंगाल की चर्चा नहीं करते। बंगाल की चर्चा करते, केरल की चर्चा चुनाव नहीं। अतुल अंजान जी, वहां बुरी तरह आप पछाड़ खा चुके हैं। अतुल अंजान जी, चर्चा हर मसले पर होती है, जनता से जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा है। मैंने सही जगह पर उंगली रख दी, मैंने सही नहीं, आप ये तय नहीं कर देंगे ना कि आपने सही जगह पे उंगली रख दी। आपके हिसाब से जो सही है वही सही नहीं होगा, ये भी समझिए अतुल अंजान जी। मैंने सब रख दी, मैंने आपसे कोई बात नहीं की। आप ये भी समझिए ना कि आपके हिसाब से जो सही है वही सही नहीं होगा। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपके दर्शकों को जो है उनसे बात कर रहा हूं, आपसे नहीं कर रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मुझे तो आपके दर्शकों से भी बात करने का अधिकार है। यही दर्शक वोटर हैं जो सरकार चुनते हैं अतुल अंजान जी, ये मत समझ, ये भी ध्यान रखिए ना, ये भी ध्यान रखिए कि यही दर्शक वोटर भी हैं जो सरकार चुनते हैं। एक बात आप सब कुछ कर चुके हैं, आप दिल्ली की चलिए मैं चर्चा पे आ रहा हूं, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा डिरेल हो रहे थे। ये गवर्नर साहब जो हैं, ये गवर्नर साहब जो हैं, ये मोदी जी के द्वारपाल हैं, ये मोदी जी के द्वारपाल हैं। और जहां तक ममता जी के बारे में हमारे मित्र सुधांशु जी कह रहे थे, केंद्र सरकार के खिलाफ जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तब केंद्र की कुछ यूनिटें सरकार की अधिकारी गए थे तो ये भी धरने पर बैठ गए थे। आप भूल जाते हैं इस बात को।
प्रोफेसर संगीत रागी जवाब देंगे आप? मुख्यमंत्री प्रोफेसर संगीत रागी अधिकारियों के खिलाफ, तो आप बताइए ना, ये कोई नई परंपरा आप नहीं बना रहे हैं। और ये जो द्वारपाल है काहे का रास्ता बता रहे हैं कि आप खुद बताइए ना कि आपको सीधे सीधे इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर संगीत रागी संवैधानिक पदों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आपको संवैधानिक पदों का प्रयोग करना चाहिए, बस इतना ही कहना है। आनंद जी, ये परिवर्तन यात्रा और ये संवैधानिक, दो बातों पर टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, राज्यपाल एक ऐसा संवैधानिक पद है जिसे संविधान के अनुसार एक्सप्लिसिटली उसे अपने विवेक के उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। वह संवैधानिक संस्था के सर्वोच्च पद पर भी राज्य के अंतर्गत है। इसलिए यदि सुशासन के, गवर्नेंस के, यदि स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन यदि दोनों खत्म होते हैं, रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी का क्रिमिनलाइजेशन हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है, ऐसी स्थिति में दो ही संस्थाएं हैं जो इंटरवेन कर सकती हैं, एक तो जुडिशियरी है और दूसरा गवर्नर है। तो गवर्नर फिर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश क्यों नहीं कर देते हैं संगीत रागी जी? वो मीडिया में बयान तो देते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश क्यों नहीं कर देते हैं फिर, अगर इतने हालात खराब हैं? देखिए, इस पर हम अलग अभी देश का एक राज्यपाल को 4 जगह बदल दिया गया। उसने अपने विवेक से कुछ कहा, अपने विवेक से एक राज्यपाल महोदय ने कुछ कहा तो आपने 4 जगह उसको घुमा दिया। सर सुनिए तो सही, सुनिए। दूसरी बात, रागी जी, 4 जगह उसको घुमा दिया एक राज्यपाल महोदय को आपने, क्योंकि उन्होंने अपने विवेक से कुछ बातें कही। बात पहले नहीं दीजिए, मेरा समय खत्म होगा। आपके जैसा मेरे पास ज्यादा समय नहीं दिया जाता है। दूसरी बात, जब से भारत आजाद हुआ है और खास करके वामपंथी शासन के बाद बंगाल की राजनीति में लोकतांत्रिक संस्कृति का ह्रास हुआ है। वहां पर एक हत्या, राजनीतिक हत्या की संस्कृति जो खास करके वामपंथियों की ही देन है। जहां जहां वामपंथ का शासन रहेगा वहां पर, अखिलेश जी मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा, वहां पर राजनीतिक हत्या की संस्कृति पैदा होती है। और देखेंगे कि उस संस्कृति से मुक्ति के लिए बंगाल में परिवर्तन आवश्यक है। ठीक है। अच्छा, रिजू दत्ता जी, दूसरी बात, रागी जी जरा मुझे टीएमसी नेता का रुख करने दीजिए। आपकी बात हो गई। रिजू दत्ता जी, अब मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं और देखिए एक सवाल में जोड़ देता हूं, अपनी बात आप कहिएगा जो आप कहना चाह रहे हैं। आज जेपी नड्डा जब वहां पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में, उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया और बीजेपी कई दिनों से आरोप आप पर लगा रही है, आप लोग केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं होने दे रहे जनता को, क्योंकि आपको लग रहा है कहीं इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को ना चला जाए, केंद्र की सरकार को ना जाए। प्रधानमंत्री ने किसानों को सम्मान स्वरूप 6,000 रुपए देने की घोषणा की थी, ममता सरकार ने इसे लागू नहीं किया, लेकिन जब 25 लाख किसानों ने खुद को इसके लिए रजिस्टर्ड करवा लिया तो आने वाले दिनों में चुनाव को देखते हुए आप लोग भी उस पर हामी भर रहे हैं। ये क्या है? पहले मैं एक एक करके जवाब देता हूं अखिलेश जी। इसका भी जवाब दे दीजिए, फिर आप जो जवाब देना चाहते हैं वो भी दे दीजिएगा। हाँ, देखिए जब किसानों का बात आता है ना, तो मैं सबको, दर्शकों को और आपको भी याद दिला देना चाहता हूं कि जो कृषि सम्मान है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो 6 बार बंगाल को मिला है। 6 बार, एक बार 2 बार नहीं। और बंगाल में, बंगाली एकमात्र स्टेट है जहां पर किसानों का जो इनकम है वो त्रिगुना हो गया है, भारत में अभी तक नहीं हुआ है। और यहाँ पर उनको ना इंश्योरेंस देना पड़ता है, क्रॉप इंश्योरेंस जिसे कहते हैं, ना वो देना पड़ता है, और हर किसान को हम लोग लाइफ इंश्योरेंस भी देते हैं। रहा बात जो केंद्रीय सरकार का 6,000 रुपए का बात ये है, तो 6,000 रुपए जो है वो अगर किसान को वो लाभ उठाना चाहता है तो दीदी ने कहा है कि ठीक है, अगर आप वो लागू करना चाहते हैं तो वो कीजिए। नहीं, वो अब आप कह रहे हैं ना, जब चुनाव नजदीक आ गया है, बीजेपी वाले यही कह रहे हैं कि अब चुनाव नजदीक आ गया, आपको लग रहा है कहीं नुकसान ना हो जाए, फायर बैक ना कर जाए, तब कह रहे हैं। एक और बात जोड़ दूं उसमें, आयुष्मान भारत योजना का लाभ अपने पश्चिम बंगाल को नहीं होने दिया, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। यही नहीं, कई योजनाओं के नाम ही आपने बदल दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम सड़क योजना, इनके नाम तक बदल दिया आप लोगों ने। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं और जवाब ये दीजिए। रिजू दत्ता जो ब्रेक के पहले आप लोगों पर आरोप लगा रहे थे कि आप लोग ये तो कहते हैं कि तमाम केंद्र सरकार की योजनाओं को ममता सरकार वहां लागू नहीं करवाती है ताकि कहीं केंद्र सरकार को इसका क्रेडिट ना चला जाए, श्रेय ना ले लें, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं देते हैं आप लोग, हकीकत ये है। अखिलेश जी, आप मेरे से कई सवाल पूछते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है सुधांशु जी। नहीं देते अखिलेश जी। अब आवाज आ रही है? जी, बोलिए।
मैं ये कह रहा हूँ कि रिजू दत्ता जी के सवाल का उत्तर ये है कि अब समय निकल गया सवाल जवाब का, 6 महीने के अंदर हम आकर सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर देंगे। और अभी रिजू दत्ता जी ने एक बात बोली जिसके अनुसार बंगाल के सारे फार्मर्स बहुत खुशहाल हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं, इसीलिए वहां पर कोई किसान आंदोलन नहीं हो रहा, इसलिए चक्का जाम। सम्मान तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है ना बंगाल का किसान है खुश, और वो हो गया, आंदोलन हो गया खुश। अब मैं एक और बात बड़ी अच्छी कहता हूँ, जो अभी हमारे आदरणीय अतुल अंजान जी ने कहा केरल पे बात क्यों नहीं करते। मैं बताना चाहता हूँ ऐसा राज्य जहाँ एपीएमसी एक्ट नहीं है, फिर भी किसान के बहुत सी व्यवस्थाएं जिससे किसान बड़ा अच्छा एपीएमसी एक्ट ही क्यों चाहिए भाई। जो जहाँ पे दिल्ली तथा कथित काला कानून केरल में खड़ा है, जो आपके जेर इंतजाम वायनाड से जाकर मरकजी हुकूमत में पार्लियामेंट में जलवा अफरोज हो रहे हैं, और बंगाल में आप और कांग्रेस साथ साथ हैं। अब बता दीजिए केरल में भी साथ साथ रहेंगे क्या? आपने केरल की बात कही, मैंने बताइए अतुल जी, जवाब दीजिए अतुल अंजान जी। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे सुधांशु जी ध्यान रखिए कि आप केरल में स्थानीय निकायों में 500 क्रिश्चियन लोगों को आपने उम्मीदवार बनाया, 100 मुस्लिम उम्मीदवार बनाए, और जहां मुस्लिमों की आबादी 87% थी, वहां मुस्लिम कैंडिडेट जो आपका था वह बुरी तरह पराजित हुआ। हमारा नॉन मुस्लिम कैंडिडेट सब जीते हैं, एक आपका नहीं जीता। हमने एक परंपरा कायम की है केरल के अंदर। और जहां तक एपीएमसी की बात कर रहे हैं, वहां 26-27 रुपए किलो हम वो खरीद रहे हैं धान, वो हम उसको बदलेंगे अगले बार। अब चुनाव आ गया है ना, हमने वहां स्टेट ऑपरेटर्स बना रखा है खरीदने के लिए, ये स्टेट की मंडियां हैं। इसमें बहस मत कीजिए, बहुत लंबा है। और जहां तक आज के बंद की बात आपने शुरू में उठाई थी, अभी मुझे मिला है भारत सरकार के गृह मंत्रालय की सूचना कि देश के अंदर 19 राज्यों के अंदर एक प्रभावशाली जो है रोड जैम था, कोई खास दुर्घटना, कोई हाथापाई, कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। तो हम अनुशासित होकर आपसे कह रहे हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 26 जनवरी को यही अनुशासन नजर नहीं आया था, तब गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। मेरे पास वक्त नहीं है, माफी के साथ आप तमाम लोगों को मैं रोक रहा हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, अतुल अंजान जी, रिजू दत्ता साहब और प्रोफेसर संगीत रागी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।